नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस हो चुका है। आज जो करने जा रहे हैं वो 32वां प्रैक्टिस सेट है। हमेशा की तरह इस प्रैक्टिस सेट में भी पहला क्वेश्चन हम डीआई और स्टैटिक्स पर आधारित लेके आ रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम का मेन पार्ट है, यानी इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। हाँ, एक और बात आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं इसमें टाइम बहुत है। कहने का मतलब 2 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन करने हैं। एसएससी के जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, वो जानते होंगे कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन में फोकस होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हिंदी के 25, जीएस के 25, ग्रामीण विकास के 25 और मैथ के 25। कहने का मतलब कि आप मैथ में ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी, जीएस और ग्रामीण विकास में जो 25-25 क्वेश्चन है उसको मात्र हम 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आरा समझ में उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो समझ जाइएगा कि 10-10 मिनट का अगर हम 3 पार्ट में कर रहे हैं तो आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम बच जाता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में अगर 1 घंटा भी हम मैथ में देते हैं तो भी सॉल्व आसानी से हो जाएगा। मैथ में 100% में मैथ के जो 25 क्वेश्चन है उसमें लगभग 15 क्वेश्चन एकदम आसान देते हैं। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा माथापच्ची वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, समय थोड़ा दे देंगे। आ रहा समझ में? जिस तरह से हम समझा रहे हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं, उसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन से हैं? स्टैटिक्स और टीआई के हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्वेश्चन दिया है, देखिए संचयी बराबरता बटन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जब संचयी बराबरता बटन का मान पूछे तो हमें क्या करना है, हमें ये मालूम करना है कि इसका मतलब क्या है। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। समांतर माध्य का क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो दिया है चर जो है ये एक्स है। ठीक, संचयी बराबरता को क्या लिखते हैं हम? सी एफ से लिखते हैं। आ रहा समझ में? तो देखिए संचयी बराबरता का जब भी नाम आता है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा है। यानी माध्यिका जब हम निकालते थे तो माध्यिका में ही क्या होता था, संचयी बराबरता होता था। तो वहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता यानी यफ निकालेंगे। आ रहा समझ में? वहां पे माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास होता था संख्या, होता था बारंबारता होता था। इससे हम क्या करते थे, संचयी बराबरता निकालते थे। लेकिन यहाँ पे संचयी बराबरता दिया है और बराबरता नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, बारंबारता निकालेंगे। जब निकालेंगे तभी तो होगा यफ और यक्स। देखिए यहाँ पे निकलेगा। ठीक, तो जैसे माध्यिका में निकालते थे हम लोग, माध्यिका में क्या करते थे, देखिए ये यफ होता था ना, यफ बारंबारता से ही निकालते थे। बारंबारता अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता था तो संचयी बराबरता निकालने क्या करते थे, 2 में हम 11 से जोड़ते थे, या 2 में क्या जोड़ते थे कि 11 आ जाए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हम 9 जब इसमें जोड़ते थे तभी 11 आता था, यानी संचयी बराबरता आता था। आ रहा समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, संचयी बराबरता दे दिया, बारंबारता नहीं दिया है। तो बराबरता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें घटाएंगे। आ रहा समझ में? या इसका इसमें से हम घटाएंगे। आ रहा समझ में? चलिए देखते हैं कैसे क्या घटाएंगे, क्या आएगा। सबसे पहले 2 तो हम लिख लिए। आ रहा समझ में? अब 2 लिख लिए तो अब देखिए यहाँ से घटाइए, इसको नहीं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, 11 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा, 9 होगा। आ रहा समझ में? इसको यहाँ से घटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 11 गया 9। यहाँ उल्टा चल रहा है। माध्यिका में बारंबारता दिया रहता था, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम ऐसे करते थे, ये आता था, ऐसे करते थे, ये आता था। आ रहा समझ में? जोड़ने पे। ठीक है, जो माध्यिका निकाला वो समझ गया। यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, ये 20 में 27 में 20 जाएगा, कितना होगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो हमको मिल गया। अब इस संचयी बराबरता जो है उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है हमको, ये दोनों का, चर और यफ का। क्यों? क्योंकि हम एफ एक्स यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं। इनका गुणा कर देते हैं। देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने को डीआई स्टैटिक से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम निकालते हैं एफ और एक्स निकालते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों का गुणा करेंगे। देखिए इसका और इसका, 2 एकन्ने 2। ये देखिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे। ये देखिए यहाँ कह रहे हैं 2 एकन्ने 2। आज समझ, अब इसका इसके साथ 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 3 27। आ रहा समझ में? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 चौको 28, और ये 3 5 15। अब हमको ये मिल गया, एफ एक्स मिल गया। आ रहा समझ में?
तो एफ एक्स को देखिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को जोड़ लेते हैं, ठीक है, और किसको जोड़ लेते हैं, एफ को जोड़ लेते हैं, तभी तो आएगा। देखिए एफ एक्स यहाँ पे है जोड़ेंगे, और एफ जो बराबरता है यहाँ पे है, और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आ समझ में, तो जोड़िए आएगा टोटल, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। आ समझ में, कितना आएगा, 90 आएगा जब जोड़ेंगे। अब देखिए वहीं पे इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18, 18 फिर इनको जोड़ेंगे 9 9 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आ समझ में, तो एफ एक्स कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, आई एफ कितना आ रहा है बताइए, 30 आ रहा है। तो इससे घटा दी क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो क्या आएगा, 30 90, यानी 3 जो होगा इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, जो किए हैं वो समझा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया हमारा स्टैटिक्स का क्वेश्चन। अब चलते हैं डीआई वाले पे। डीआई क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। इन सब में डीआई का क्वेश्चन हो गया, स्टैटिस्टिक्स का हो गया, इसमें कैलकुलेशन इज मस्ट, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, एक्स अक्ष पे दिया है और वाई अक्ष भी दिया है। तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु ए बी सी डी ई ये विद्यालयों की संख्या है, यानी ये क्या है, विद्यालय है। आ रहा समझ में। और उसी बिंदु पर स्थित आयतनुमा संरचना, जो आयत टाइप के बने हुए हैं संरचना, उनमें परीक्षा में बैठे छात्र और उत्तीर्ण छात्रों को दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है, जो नीले कलर में है, जो नीले कलर में आयत बना है, वो परीक्षा में बैठे छात्रों को दर्शाता है, ठीक। वहीं पे ब्लैक में जो आयत बना हुआ है वो उत्तीर्ण छात्रों को दर्शाता है। आ रहा समझिए। अब चलते हैं वाई अक्ष पर देख लेते हैं। वाई अक्ष पे स्थित बिंदु 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ऐसे दिया हुआ है। ये क्या है, ये परीक्षा में बैठे छात्र और उत्तीर्ण छात्रों की क्या है, संख्या दिया हुआ है। आ रहा समझ में। तो चलिए इसी पे आधारित पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा जो हम बताए हैं कि नीले वाला क्या परीक्षा में बैठे छात्रों को दर्शाता है, और ब्लैक में जो आयत बना है वो उत्तीर्ण छात्रों को दर्शाता है, ठीक। अब चलिए इस पे आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय सी और डी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या उन्हीं विद्यालयों से परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत है। आ रहा समझ में। कहा दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, ठीक है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, लगभग में आ जाएगा तो भी हो जाएगा। चलिए सी और डी में उत्तीर्ण छात्र, सी और डी में उत्तीर्ण छात्र, देखिए ये सी है और ये डी है, और उत्तीर्ण छात्र क्या है, ब्लैक वाले हैं, ये और ये, ठीक है। तो कह रहा है, कुल कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 22.5 और 20। आ रहा समझ में। ये हो गए सी और डी में उत्तीर्ण छात्र, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42.5, ठीक। अब कह रहा है उसी में, उन्हीं विद्यालयों में, यानी सी विद्यालय और डी विद्यालयों में ही परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या कह रहा है, तब उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये, यानी 32.5, देखिए 32 यहाँ 3000 है ना, ऊपर जाएंगे तो 3200, 3250 को हम क्या लिख रहे हैं, 32.5 लिख दिए। आ रहा समझ में। चलिए उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 2500 कैसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 57.5, ठीक है। अब इतना हमको मान आ गया, कौन, परीक्षा में बैठे छात्र और उत्तीर्ण छात्रों का कुल संख्या। तो इसमें कह रहा है परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहा है कि बैठे कुल छात्रों का, बैठे परीक्षा में बैठे छात्र कौन से हैं, ये हैं, ठीक। तो 19 हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, का की जब कहता है तो अब इसका एंटर कर देंगे। आ रहा समझ में। तो कीजिए क्या हो जाएगा, 42, 5, 57, 5 गुणे 100, 5 से काटिए, 5 एकने 5, 5 एकने 5, 55, 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 5 है 40, 55, 25, फिर 5 काटिए, 5 एकने 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 1723 है। आ रहा समझ में। इतना से हम क्या करेंगे, 23 ये 1700 है, यहाँ पे इसे गुना कर देंगे इसका। अब इसका भाग दीजिए, भाग देंगे तो देखिए 7 में जाएगा, चला जाएगा 7, 7 3 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, कितना होगा यहाँ पे 9। आ रहा समझ में। फिर भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना होगा 1, यहाँ पे 2, 31, यानी इतना आ रहा है। अब 10 यहाँ लगाएंगे तब यहाँ पे आएगा 210, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, नियर अबाउट में 73% आंसर इसका मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको और करेंगे तो 9.91 ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल इतना 73 हमको मिल रहा है अलग, तो वही आपका आंसर है। चलिए सेकंड देखते हैं, इसका क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, विद्यालय से शीर्ष छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या का उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से क्रमशः अनुपात बताइए। बैठे छात्र को सी में चलते हैं,
सी में कह रहा है बैठे छात्रों का, यानी इसका दूसरा है 32.5 का अनुपात पूछ रहा है उत्तीर्ण छात्रों से, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो सी का है तो 32 हो गया, ये हो गया 22.5 हो गया। ठीक है, 10 से इसको 10 हटाने के लिए क्या करते हैं, तो गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 5 के 30, 5 25, 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 25, तो देखिए तो ये बराबर है, तो हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 कने 5, 5 3 15, 5 9 45, यानी कितना आ रहा है, 13 समझ 9 आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी अगर हम नहीं रखते, जैसे 10 से भाग नहीं देते, तो भी ये आराम से आ जाता। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का विद्यालय बी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों का क्रमशः अनुपात क्या है। विद्यालय ए और बी कह रहा है, ए और बी। ठीक है, अब उसमें उत्तीर्ण छात्रों की बात कर रहा है, तो ब्लैक वाला ये और ये का अनुपात पूछ रहा है, 17.5 और 12.5 का। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की कह रहा है। चलिए इसको काट लिए, 5 5 15 55 25, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 10 55 25, तो क्या हो जाएगा 55 25 5 7 35, यानी 7 संबंध 5 हो गया। 10 हटाने के लिए क्या करते हैं, वही 10 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इसका अनुपात। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, डीआई और स्टैटिस्टिक्स समाप्त हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। चलिए पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके मूल दिए हैं 1 और 2, मूल है 1 और 2 है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इसके बताइए मूल होंगे, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में। तो जब इसका मूल्य दिया है ना, तो इनको रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को हम रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 मिलेगा। जब 2 को रखेंगे समीकरण 2 मिलेगा। चलिए सबसे पहले 1 रखते हैं, इसमें किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे रखते हैं, यानी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 1 रखेंगे हम। ठीक, चलिए रखते हैं, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0। समीकरण सही है। चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू -1, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 रखने पर। अब रखेंगे एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 को रखिए, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस पी इंटू 2 प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्यू इक्वल टू -4, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 हम क्या करेंगे, पी और क्यू का मान निकालेंगे। आ रहा समझ में। इससे समीकरण 1 और 2 से पी और क्यू का मान निकालेंगे। चलिए तो दोनों समीकरण लिखते हैं, पी प्लस क्यू इक्वल टू -1, यहाँ है 2p प्लस क्यू इक्वल टू -4, तो सॉल्व कीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या होगा, देखिए माइनस का मान ज़्यादा है तो -p, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का मान ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कहने का मतलब p इक्वल टू क्या होता है, -3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी का मान इन समय इसमें रख देंगे, तो इसमें रख देते हैं, तो p की जगह क्या रखते हैं, -3 प्लस क्यू इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ रखिए प्लस, यहाँ पे q इक्वल टू -1 प्लस 3, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो p भी मिल गया हमको, q भी मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे p और q का मान। आ रहा समझ में। देखिए तो q का मान कितना है, 2 है, 2 एक्स स्क्वायर प्लस p का मान कितना है, -3, तो माइनस है और एक -3 है, p की जगह एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या कीजिएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब इनका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x स्क्वायर, इनका इनके साथ गुणा करते हैं, 2 1 2, और दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, निकालिए कामन, 2x निकालिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 निकलेगा, x प्लस 1। ठीक है, यानी x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये मान हमको मिल गया। आ रहा समझ में। तो मान मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहला दिया x प्लस 1, ठीक है, तो इसको निकालिए, x इक्वल टू -1, ये हो गया। दूसरा दिया है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1/2, यानी जो आंसर आया है वो क्या आया है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 और -1/2। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और इसमें ऑप्शन में जो दिया है सी वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यदि बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड x-2 है तो इसके अन्य गुणनखंड होंगे। ये क्वेश्चन हम पिछले 2 प्रैक्टिस सेटों में लगातार बताए हैं।
तो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, आप लोग अगर देखेंगे तो इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक संबंध वाई बराबर एक संबंध 2 है, यानी कह रहा है, देखिए दिया है एक संबंध वाई एक संबंध 2 और दिया वाई संबंध जेड इक्वल टू दिया 3 संबंध 5। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 5x माइनस 3y प्लस जेड का मान संभव होगा। आ रहा समझ में। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा लेते हैं, एक संबंध वाई संबंध जेड, तो 1 संबंध 2 और 3 संबंध 5 ऐसे कर लेते हैं। तो 3 1 3, ठीक है, और 3 दूनी 6 और यहाँ जैसे 5 दूनी 10, यानी जब दोनों को हम जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो 3 6 18 18 दाम क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक है, 180 आ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका 3 का इन भी कर देना, तो 3 का एक बार कीजिए कितना आ जाएगा 3 6 18 यानी 60 आ जाएगा। एक की जगह हम क्या करते 60 कर दिए। 6 दिया है तो 6 दिया है तो फिर हम 180 में 6 से भाग देंगे, 6 3 18 30। ठीक है, उसके बाद 10 से भाग देंगे, यानी इसका क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, उसके बाद 180 में 10 से तो क्या हो जाएगा 18, यानी इसका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान में रख देंगे। आ रहा समझ में। एक्स के जगह पे कितना आएगा 60, तो 5 गुणे 60 कर दीजिए, माइनस 3, वाई की जगह पे 30, जेड के जगह पे कितना 18। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। आ रहा समझिए। यहाँ पे आंसर जो ऑप्शन में दिया है एक भी मैच नहीं कर रहा है, यानी इसका आंसर जो होगा दूसरा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कई जगह मिसप्रिंट किया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स अपान वाई, देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक किया था तो हमने सही कर दिया, एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू 2 है। तो कह रहा है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। आ रहा समझे। इसको ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम एक्स वाई, तो जब वाई से वाई कटेगा एक्स स्क्वायर प्लस वैसे यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा 2x वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल टू 0। आ रहा समझ में। अब देखिए जब ये आ गया तो देखिए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे आ रहा समझ में, दोनों का जब हम इस दोनों देखिए ये क्या होगा, ये है तो इधर अंदर जाएगा क्या 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या है वाई हमको मिल गया। अब क्या करेंगे एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी एक्स के जगह पे क्या करेंगे वाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या जाए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ रहा समझ में। फिर यहाँ पे क्या है वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर काट दीजिए, यानी 1। यही क्या हो गया आंसर हो गया। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, यानी कोई वृत्त दिया है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 पाई दिया है। ठीक है, और इसका चाप कर 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए बांटा ही गया 1 2 3 4 5 6, और इसमें कह रहा है चाप पी क्यू, ये मान लेते हैं क्या है पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो इसी का चाप पी क्यू का मान पूछ रहा है, यानी लंबाई पूछ रहा है इसकी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालेंगे तभी तो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब चाप की लंबाई पूछता है, चाप की लंबाई ये पूरा क्या होता है इसका चाप होता है ये। तो चाप की लंबाई का क्या होता है सूत्र बताइए, थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर। चाप है यानी ये परिधि है ना, ये पूरा इसका क्या है परिधि है। परिधि मतलब आ रहा समझ में ना, त्रिज्या जो इनका पूरा परिधि, ये परिधि तो है। ठीक है, तो परिधि का क्या है फार्मूला हम लगाएंगे। परिधि का क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। तो उसी परिधि का ये एक खंड है ना, चाप है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पाई आर लगाए। अगर क्षेत्रफल कह दे तो क्या लगते पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए याद करते हैं। अब देखिए थीटा क्या है, सारा समझ में। थीटा हमको नहीं मालूम है, और क्या है त्रिज्या भी हमको नहीं मालूम है। थीटा और त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये 36 पाई है, पाई पाई से काट दीजिए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 6, यानी त्रिज्या आपको कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर हो चाहे मीटर में जो भी दिया हो, कुछ नहीं दिया तो हम क्या करते हैं सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, अब हो गया ये। अब थीटा कह रहा है, थीटा भी हमको ज्ञात करना है। क्या करना है थीटा ज्ञात करना है। ठीक, देखिए ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है, जब इस तरह से आप करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ट्रिक पे ना जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे
6 बराबर भाग में कह रहा था ना, ये पूरे 6 बराबर भाग में बटा है। हम जानते हैं एम्पिरिक के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री होता है। आ रहा समझ में? तो 360 है, आप उसमें क्या किया, 6 बराबर भागों में बांटा है। देखिए 6 के 36, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको मिल गया तो रख देते हैं 60/360 डिग्री गुणे 2 पाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे आर कितना है, 6 है। आ रहा समझ में? चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 के 36, ठीक है, 6 से 6 काट दीजिए, कितना बच रहा है, 2 पाई। यही क्या आ रहा है, सेंटीमीटर, यही आंसर आ रहा है। इसका आंसर कितना आएगा, 2 पाई सेंटीमीटर। चलिए ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप लोग सिलेबस के बाहर पढ़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी पीईटी से लेके अब तक जितना भी एग्जाम कराया है वो सेम टू सेम सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाया है, यानी जो सिलेबस में दे दिया है उसके अलावा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 50% है, तो x वाई का देखिए x संबंध y का के बराबर होगा कह रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहा है x प्लस वाई का 20/100 कर देते हैं इक्वल टू x माइनस वाई का 50%। ठीक है, तो इसको यहीं से काट दीजिए, कट गया। ठीक है, आ रहा समझ में? अब यहाँ इसको लेकर चलिए 20x प्लस 20y, यहाँ पे हो जाए 50x माइनस 50y। अब x को एक तरफ लेके आइए, 20x माइनस 50x इक्वल टू माइनस 50y माइनस 20y। आ रहा समझ में? y को एक तरफ लेके आइए, x को एक तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 30x, यहाँ पे माइनस 70y हो जाएगा। आ रहा समझ? तो माइनस माइनस काट दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए x y इधर कर दिए, यहाँ क्या 70/30। आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से काट दीजिए, तो यानी x/y कहिए या x संबंध y कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 संबंध 3। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। आ रहा समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x1 x2 का माध्य 7.5 है। ठीक है, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सही है, f(x)/सिग्मा f होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? देखिए माध्य दिया है कितना, 7.5। ठीक है, और योग पूरा x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ क्या करते हैं, x1 प्लस x2 का पान क्या कर देते हैं, संख्या कितना है, 2। तो जब x1 प्लस x2 निकालेंगे 7.5 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, वैसे ही कह रहा, नेक्स्ट कह रहा है x1 x2 x3 का माध्य इतना है, तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, इक्वल टू माध्य कितना उसका दिया था, 8 गुणे 3 कर दीजिए, तो 8 3 कितना है, 24 हो जाएगा। तो पूछ रहा है x3 का मान बताइए, x3 का मान क्या होगा, तो ये बताइए, इसमें से इसको हम घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2 घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा, x3 का मान आ जाएगा, तो क्या होगा, देखिए 24 दिया है, माइनस क्या 15, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य क्रमशः यम और यम है, कैपिटल यम और स्मॉल यम है। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या कह रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी संख्या से कटे ना, कटे भी तो वो अपने आप ही कटे, अपने आप ही संख्या से कट जाए। आ रहा समझ में? ठीक, इसी क्रम में एक अपवाद आता है, और उसी अपवाद में उसी में लोग फंसते हैं। अभाज्य संख्या क्या करते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य संख्या जब लिखेंगे तो यही ना, 1 3 5 7, देखिए ये किसी संख्या से कटेंगे नहीं, कटेंगे तो अपने आप कटेंगे। उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 23 19 भी है, सॉरी 19, उसके बाद 13 सॉरी 23। ठीक है, 23 के बाद क्या है, 24 25 26 27 28 29 हो गया। ठीक है, उसके बाद 30 31 हो गया। तो ऐसे क्या है, लिखते चले जाएंगे। कितना कर रहा है, 10 कर रहा है भाजी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 31 तक कर लेते हैं, नहीं चलिए 29 तक करते हैं। अब देखिए इसमें जो भी संख्याएं दी गई हैं वो अपने आप करती हैं। ठीक है, वो किसी संख्या से नहीं करती है। अब देखिए इसमें एक चीज होता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, अगर वो आप जान गए तो इस तरह की क्वेश्चन जो होते गलत नहीं है। पूछता है एग्जाम में, वो कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। आ रहा समझ में? वो कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो क्या है वो, 2 है, इसलिए हम 1 लिखे थे, यहाँ क्या है, 2 है। 2 वो संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या, यानी ये सम संख्या है, ये कटेगा तो अपने आप ही कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब भी आप लिखोगे तो 2 से लिखना शुरू करे हुए अभाज्य संख्या को। ठीक है, यहीं पे लोग फंसते हैं। ठीक,
अब क्या करेंगे, इसमें कह रहा है माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, माध्यिका में सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। देखिए आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं सम एक विषम है, ठीक। तो 10 पहले ही संख्या बता दे रहा है तो क्या है, सम है। सम है तो क्या करेंगे हम, 4 को इधर हटा देंगे, 4 को इधर हटा देंगे, जो बीच में रहेगा उसको जोड़ के बटे 2 कर देंगे, ठीक। तो वो हो जाएगा कैपिटल एम। कैपिटल एम का अर्थ कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 दो 24, यानी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही कह रहा है माध्य। माध्य में क्या होता है, इन सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जोड़ के जितनी संख्या होती है उतने से भाग देते हैं। आ रहा समझ में, ठीक। जोड़ लीजिएगा और जितनी संख्या होगी, मान लीजिए 10 संख्या 10 संख्या ये भाग दे दीजिएगा, जो आएगा तो स्मॉल एम हो जाएगा। यानी जो माध्यिका है वो कैपिटल एम है और ये इन दोनों देखिएगा कौन ज्यादा है, इसका मान ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें जो ये होगा स्मॉल एम का मान वो ज्यादा होगा, तो ऐसे लिखेंगे एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, यानी ये कौन होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लीजिएगा इन सबको जोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या बार बार आई होती है, जो संख्या की आवृत्ति वही होती है अधिक बार, तो वही क्या हो जाएगा। चलिए ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद कर रहा है नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन हम बार बार प्रैक्टिस करा चुके हैं, यहाँ नहीं कराएंगे लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देना है। कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी और इनका विकर्ण दिया है ये और ये विकर्ण दिया है। एक विकर्ण है आपका 24 और एक कितना है 32, तो भुजा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम बताए थे ये पूरा विकर्ण है, यहाँ मान लीजिए वो है पूरा विकर्ण है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12 और ये पूरा 32 है तो ये कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे किसका 90 अंश का कोण बन रहा है। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस के प्रमेय से ये देखिए त्रिभुज बन रहा है ना, ये संपूर्ण त्रिभुज लंब ये आधा कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण ही क्या हो जाएगा इसका भुजा हो जाएगा, ठीक है। वही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45 अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 54 अंक अगर लाया होता तो पास हो जाता। तो अधिकतम अंक होगा, अधिकतम अंक कह रहा है, मिनिमम कहता तो कुछ और होता, अधिकतम कह रहा है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बताते हैं अधिकतम अंक क्या होगा। अधिकतम अंक देखिए यहाँ पे एक ही छात्र की बात कर रहा है, ठीक है। अगर 2 छात्र की बात करता तो हम लोग 100 में, ठीक है, पहले छात्र दूसरे छात्र की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही छात्र कह रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। 100 में कितना प्रतिशत लाया है, ये देखिए 45% लाया है, 45% को हम ऐसे लिख दीजिए। आ रहा समझ में, 45% क्या कर दिए, आप कितना से कितना अंक लाया था, 50 लाया था और कितना से फेल हुआ है 4 से, यानी 54 अंक लाया होता तो ये सफल हो जाता। चलिए अब क्या हो जाएगा 100/45 गुणे 54, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 छक्की 54, यानी 120 अंक लाया। अधिकतम अंक कितना है 120 है, ठीक है। कितना आया इसका आंसर ये आया। अगर 2 लोगों की बात होती, 2 छात्रों की, तो बीच में क्या करते हैं, जो अंतर आता है उसको लिखते हैं। चलिए आएगा आगे क्वेश्चन के साथ। वैसे भी हम जब सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सब भी बताए हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 210 होती है, मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या कह रहा है ना, तो मानक संख्या क्या हो जाएगा यक्स। अब कह रहा है किसी संख्या का 2/3 संख्या है 2/5वां, ठीक है, हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी इसी संख्या में जोड़ दिया जा रहा है। परिणामी कितना आ रहा है 210 आ रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x/5 प्लस x 210, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 2x प्लस 5x इक्वल टू 210, 7x इक्वल टू 210 गुणे 5, ये इधर जाएगा 5 है इधर जाएगा तो, और 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 गुणे 5/7, 7 3 का 21, ठीक है, 3 5 15, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है, तो जो कि 80 रुपया है, दी गई छूट की राशि बताइए। सबसे पहले हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य क्या है, माना अंकित मूल्य यक्स है। अब यक्स पे क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, कितना छूट है 20%, तो यक्स गुणे 80/100, कितना उसको फायदा हो रहा है 125% लाभ हो रहा है। आ समझ में। देखिए इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, जैसे अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य पे कितने का दे रहा है 20% का छूट दे रहा है, तो 125 आ रहा है, ठीक है। इस रूप में हम लिखेंगे तो भी आंसर जो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे आगे उतर आएगा। आ समझ। अब देखिए जैसे बात हुई है यहाँ पे 20% छूट दे रहा था, हम 80/100 लिखे हैं, और यहाँ पे 25% फायदा हो रहा है। कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं 100 किया गया है। आ रहा समझ में। तो देखिए कह रहा था अंकित मूल्य पे, ठीक है, 20% छूट दे रहा है तो लाभ हो रहा है, यानी
छूट देने का मतलब क्या है, विक्रय कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हम मानते हैं क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 पे अब क्या कर रहा है, ठीक है, 100 पे उसको लाभ कितना मिला, 25% मिल रहा है। आ रहा समझ में, 25% मिल रहा है, क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, इसे काट देंगे, देखिए 125 आया कि नहीं आया। आ रहा समझ में, जब 10% का 20% छूट दे रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो लाभ किस पे हो रहा है, बेचने पे ना, विक्रय मूल्य पे। तो वही है, विक्रय मूल्य 100, देखिए 25 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 बचे 10। चलिए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 125 गुणे 5/4। इसको सॉल्व न कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अब आगे 25% लाभ पर, देखिए 25% लाभ पर अंकित मूल्य कितना हो रहा है, 25% लाभ पर अंकित मूल्य कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, 125 गुणे 5/4। आ रहा समझिए, अंकित मूल्य ना, तो जब 25% लाभ मिला है किस पे, अंकित मूल्य इतना आ रहा है। तो कह रहा है 80 रुपया, जो कि रुपया 80 है, तो 80 पे क्या हो जाएगा, 80% पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लगाइए इसको, 80% पे अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 125 गुणे 5/4 गुणे 80। आ रहा समझ में, इसका इसके साथ गुणा और 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से काटिए, 4 दूनी 8, ठीक है। देखिए 5 5 5 5 25, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, ठीक है। आप 125 में 4 से गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 5 20 का 0 हासिल, 2 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल 1 4 1 4 1 5, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 500 रुपया, ठीक है। कितना होगा अंकित मूल्य, 500 रुपया हो जा रहा है। अब यही नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, छूट दी गई छूट की राशि क्या होगी। तो हमको अंकित मूल्य कितना मिल गया, 500 मिल गया। तो अब इस पे हम क्या करेंगे, छूट कितना दिए, देखिए अंकित मूल्य यहाँ पे था ना, अंकित मूल्य जब हमको मिल गया 500, तो अब उस पे ना हम 20% छूट देंगे, तभी वही तो पूछ रहा है छूट की राशि कितनी होगी। देखिए 500, ठीक है, गुणे क्या करेंगे, 20/100, अंकित मूल्य पे कह रहा था पर 20% की छूट देता है, देखिए क्वेश्चन में, तो कर लीजिए, 5 दूनी 10, यानी 100 रुपया क्या हो जाएगा, छूट दिया है। आ रहा समझ में, 100 रुपया क्या है, आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4850 और 4450 का मौसम क्या होगा। तो जब इस तरफ का है तो लास्ट में देखिए 50-50 दिया है, यानी मौसम इसका जो होगा 50 ही होगा, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य 25% ऊपर अंकित करता है और अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के वजह 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालिए, देखिए जो है शुद्ध वजन, असली वास्तविक वजन लिखिए, वास्तविक वजन माइनस त्रुटि, त्रुटि, ठीक है, त्रुटि वजन अपान त्रुटि वजन गुणे 100 कर देते हैं। आ रहा समझ में, ठीक है। तो देखिए वास्तविक वजन कितना है, 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 लिख लेते हैं, 1000। और त्रुटि वजन कितना है, देखिए ये बजा के वाला 900 ग्राम, तो 900 लिख लेते हैं, अपान 900 गुणे 100। इसमें बताए थे जिसकी संख्या कम होती है उसको हम n मान लेते हैं, जो ज़्यादा होता है यम मान लेते हैं। उस पर हम रखे यम एन, या माइनस एन अपान एन इंटू 100, वो भी लगा देते हैं। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 अपान 900, यहाँ कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए ज़्यादा, ठीक है। 9 है, आरा समझ में, कितना हो जाएगा 100 अपान 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 9 9 9 दशमलव कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। आरा समझ में। अब दिमाग में आएगा कि ऊपर जो दिया है लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अपने ग्राहक को 20% छूट देता है। आरा समझ में। तो ये क्यों नहीं लिया गया, तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा 0 कैसे आएगा, तो अधिक अधिक अंकित करता है, तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं, +20 कर देते हैं, माइनस क्या कर रहा है, सॉरी 25% कर रहा है, अधिक 25 कर दीजिए। और छूट कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, 20 तो हम बताए थे जब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 25 गुणे 20/100। आज समझ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20/100 और 55 25, ठीक है। यहाँ पे 5 देखिए, 5 कट गया, क्या 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो इसीलिए हम उसको लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य माध्यिका होगा, माध्य माध्यिका निकालना है, जो संख्या दी हुई है, क्वेश्चन दे देंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है किसी संख्या x², देखिए दिया है x² + 1 कोष्टक में, दूसरे में दिया है 2q × 5q, तो कह रहा है का कितना प्रतिशत ये होगा, यानी जो क्वेश्चन दिया है उसमें कह रहा है इसका कितना प्रतिशत, x/100 का प्रतिशत इतना होगा, ये मतलब इसका प्रतिशत में कितना होगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 7 7 49 49 50,
इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8, 5 25 25 125, क्या हो जाएगा सॉरी अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 चौको 100, 25 25 125। ठीक है, ये 4 करने 4 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा 10 10 होगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, x 10 25 50, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी 5% क्या होगा आंसर होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है, जैसे कहेगा वैसे आप लगाते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5500 रुपया के मूलधन को 3% वार्षिक की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज होगा। देखिए ये सिलेबस में नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि पीटी का एग्जाम कराया है, वहां से लेके अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उसमें सिलेबस के बाहर एक क्वेश्चन नहीं रखा है, तो अभी क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब दिया हम प्रैक्टिस से करा रहे हैं तो करा देते हैं। साधारण ब्याज कह रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन कितना दिया है 5500, समय कितना दिया है 8 महीना दिया है, तो जब 8 महीना होता है यानी 12 में 8 महीने की बात कर रहा है, तो समय दर कितना दिया 3 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आज समझ में, देखिए यहीं काटिए, 3 करने 3 3 चौको 12 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ काटिए, यानी 55 दूनी कितना हो जाएगा 110, ये क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या का 30% से 330 अधिक है, यदि दूसरी संख्या अंतर के 3 गुने से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या कितना प्रतिशत होगा। देखिए दूसरी संख्या कह रहा है ना, पहला लाइन छोड़ दीजिए, दूसरे लाइन की बात करें। कह रहा है यदि दूसरी संख्या अंतर के 3 गुना से, अंतर के, तो अंतर पहले वाले में देखिए कितना दिया 330 दिया ना, तो 330 का 3 गुना, ठीक है, से 90 कम है। ठीक है, यही कह रहा है, दूसरी संख्या कह रहा है कि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से, अंतर कितना 330 था ना, उसका 3 गुने का 90 है दूसरी संख्या, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 33 या 99 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा। आ रहा समझ में, जब इतना आ गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा किसी संख्या का, ओके, अब देखिए क्या मानेंगे, पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या बराबर यक्स है। ठीक है, अब देखिए अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का यक्स गुणे, देखिए क्या है 40%, 40/100। ठीक है, कह रहा है कि दूसरी संख्या का 30% से, चलिए दूसरी संख्या क्या आया है 900, 900% का 30% से कम कह रहा है, ये कम है, तो हम क्या करेंगे इसी में हम 330 जोड़ देंगे। आ रहा समझ में, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ ए से इसको काट दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 27 270 प्लस 330। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 600। तो अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो होगा 2x इक्वल टू 600 गुणे 5, अब x इक्वल टू 600 गुणे 5/2, तो 2 तिहाई 6, यानी कितना का 1500 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1500, मतलब पहली संख्या जो है 1500 आ गया। तो क्वेश्चन कर रहा है, देखिए लास्ट वाला, पहली संख्या के 4/5वें हिस्सा, यानी 1500 का 4/5 हिस्सा कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 3 15, देखिए 5 3 15, 3 चौको 1200, यानी इसका कितना आ रहा है 1200 आ रहा है। अब नेक्स्ट इतना तो निकाल लिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, पहली और दूसरे का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरी का कह रहा था, दूसरी का क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा का, दूसरी सॉरी ये दूसरी ही है। ठीक है, पहली है, देखिए दूसरी कितनी थी, इतनी मिली थी ना, और ये पहली है, तो यहाँ पे दूसरी कह रहा है, यानी 1200 बटे, अब दूसरी की क्या है 900 है, तो 900 इसका नीचे लिखेंगे। जिसका प्रतिशत का कहता है ना, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है दूसरे का यही है ना, तो इसका बटे हम कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 का 9, 3 चौको 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 133.33%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त है, देखिए बनाते हैं झट से, वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, ये वो केंद्र है, इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर।
अब वृत्त की एक जीवा की लंबाई दिया है, जीवा मान लेते हैं, कितना दिया है, ये भी है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो केंद्र से जीवा की दूरी पूछ रहा है ये। ठीक है, आ रहा समझ में, इसकी दूरी पूछ रहा है, ये मान लेते हैं सी है। तो देखिए ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा, आ रहा समझ में। त्रिज्या कितना 9 है और ये 14 है पूरा, ये भी 14 है और जीवा है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया, तो पाइथागोरस हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। आ रहा समझ में, क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण 9 है, लंब कितना है निकालना है, और आधार कितना है 7 है निकालना है। 7 क्या दिया है, तो 81 प्लस एक्स स्क्वायर इसको 49। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 81 माइनस 49, तो एक्स स्क्वायर इसको कितना हो जाएगा बताइए, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा, तो इसको साल कीजिए, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5.66 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। यानी जो इसकी केंद्र से दूरी होगी वो कितना होगा 5.66। अरे भाई इसको क्या करेंगे हम, x√32 कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और वो भी कर लेते हैं। दो एक जैसे त्रिभुज ABC और PQ की परिधि क्रमशः 36 सेंटीमीटर है और 136 है 24 सेंटीमीटर। यदि PQ 10 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी। दो एक जैसे कह रहे हैं त्रिभुज है, ठीक है, तो एक क्या है ABC और दूसरा क्या है, एक जैसे है यानी समरूप है PQR। ठीक है, अब इनका परिधि दिया, पहले का परिधि कितना दिया है 36 और दूसरे का PQ का, ये क्या है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का परिधि दिया है, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है यहाँ देखिए PQ का मान दिया है, PQ कितना दिया है, PQ दिया है 10 सेंटीमीटर और AB का लंबाई पूछ रहा है, AB का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है समरूप त्रिभुज है, ये मालूम हो गया। तो इसमें दो समरूप के यानी दोनों समरूप है ना, इसके परिमापी परिधि का मतलब क्या है, परिमापी है। ठीक है, परिमाप के संगत भुजाओं के संग समानुपात होता है। कहने का मतलब इन सब त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होंगी यानी AB जो होगा PQ के समानुपात होगा इसके। ठीक है, आर समझ में। वैसे BC के समानुपात कौन होगा, QR होगा, आर समझ में। ठीक है, और वैसे ही AC का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर समझ में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करें, परिधि दिया है ना यहाँ पे, तो परिधि ये वाला अपान फिर परिधि PQ का, ये इसका ये है और ये इसका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, इस परिधि में AB का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या दिया है, PQ का मान दिया है, PQ का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए 10। ठीक है, और परिधि कितना दिया था, ये देखिए 36 दिया, पहले का ABC का परिधि दिया 36, परिधि परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, और उसके बाद इसका कितना दिया है 24, और AB का मान हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 36 × 24 × 10। ठीक है, तो निकालिए, 12 × 24 12 36 2 × 5 10, यानी इसका जो होगा 15 सेंटीमीटर आएगा। आरा समझ में, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आरा समझ में, कहने का मतलब ये है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप जो होते हैं वो संगत भुजाओं के समानुपात होते हैं। आरा समझ में, क्या हम बोले हैं, इसको लिख लीजिए, यहाँ देखिए फिर से। इसमें क्या एक ही चीज समझना है बस, इसमें दो समरूप त्रिभुज, ये आपको नोट करना है, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप या परिधि कहिए, परिमाप उसके संगत भुजाओं के समानुपात होते हैं, उसके संगत भुजाओं के समानुपात होते हैं, समानुपात होते हैं, बस इसी को लगाना है। इस तरह का समरूप त्रिभुज पे वृत्त पे आधारित अब आगे के जो प्रैक्टिस है उसमें लगातार दिए गए हैं, तो आप इसको ठीक से पढ़िएगा, ये मेन पार्ट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।